से ओपन कर लूँ, फिर आपको स्क्रीन पे वो दिखेगी। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो मैं बता दूंगा। और बता, पढ़ाने से दूसरों को आता है, मैं पढ़ा के आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाने से हमें खुद आता है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले अब स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है क्या आपको? गुड। तो सबसे पहले आपको इस कानून का नाम पता होना चाहिए। नाम पूछा गया था और ये थोड़े ऑप्शन में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। यहाँ पे अधिनियम 2002 भी लिख देगा कहीं, तो ध्यान रखना 2009 में ये कानून मतलब अधिनियम का रूप ले पाया था, जो विधेयक था। और 86वां संशोधन है, 2002 में किया गया था और संविधान में। और ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रिंसिपल में कि ये किस एज ग्रुप के लिए है। और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब इस कानून के बारे में ये समझ लो किस आर्टिकल में है ये इस समय। 21A में है। और इसके लिए संशोधन कौन सा और किस वर्ष हुआ? 2002 में हुआ। ये अधिनियम का रूप कब ले पाया? 2009 में। एज ग्रुप है 6 से 14 और दिव्यांग के मामले में आप अच्छी तरह जानते हैं कितना होगा। आगे लिखा है देखो, इस कानून में बताया जाता है 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय 38 धाराओं को हमें पढ़ना है। कानून का नाम जान चुके हो, कब बना ये जान चुके हो। पहले जो है चैप्टर, उसमें इस कानून का नाम दिया गया और ये बताया ये कानून कहाँ कहाँ जाके ये लागू होगा और कहाँ नहीं होगा। तो इस अधिनियम का पहले नाम इन्होंने दे दिया, संक्षिप्त नाम जी सुन लो। संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 है। ये तो क्लियर है। तो ये बात हमें क्या पढ़े, जम्मू कश्मीर के सिवा पूरे भारत पे लागू है, ये भी हमें याद है। उस तारीख को प्रवर्त होगा, प्रवर्त होगा का मतलब इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। इस तारीख को प्रवर्त होगा, यानी इसकी इंग्लिश है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। मतलब जब सरकार इसको गजट में प्रकाशित कर देगी तब ये अस्तित्व में आ जाएगा, बन चुका है। और लिखा है संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ये अधिनियम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में है। हमारा 29-30 आर्टिकल शिक्षा संस्कृति का ही तो है। आगे लिखा है इस अधिनियम की कोई बात मदरसे पे, वैदिक पाठशाला पे या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्था पे लागू नहीं है। तो पहला चैप्टर की पहली धारा हमें कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जानने समझने को और कुछ नहीं रह गया। अब ये इन्होंने जो बोला ना गजट में प्रकाशित होगा, ये कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, ध्यान रखना। आगे लिखा है इस अधिनियम में अब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। इसका मतलब यह है कानून की धारा 2 जो है वो ये बता रही है कि हमने इस कानून को बनाने में जो शब्द लाए हैं उस शब्दों का मतलब आप हम छोटा सा शब्द प्रयोग करेंगे, आप बड़ा सा अर्थ समझना। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जब हम तुमसे बोलेंगे समुचित सरकार, तब आप समझना केंद्र की सरकार समझ लेना, तब आप स्टेट सरकार को समझ लेना, तब आप ऐसे यूटी को समझना जिसमें विधानसभा नहीं है, ऐसे यूटी को समझना जिसमें विधानसभा है। ये सब समुचित सरकार है। जहां भी हम समुचित सरकार वर्ड यूज करेंगे तो केंद्र सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित किया गया है या उसके स्वामित्वाधीन है विद्यालय, ये केंद्र सरकार, जैसे केवीएस है, एनवीएस है। किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में है कोई स्कूल, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर हैं, दिल्ली विधानमंडल वाला है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। ठीक है। तो समुचित सरकार में समझ में आ गए कौन कौन आएंगे।
अब कौन नहीं आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं वही मदर से नहीं आएंगे भैया, है ना। और ऐसे स्कूल नहीं आएंगे जो शायद माइनॉरिटी हो। आपको क्या लगता है? प्रति व्यक्ति फीस। प्रति व्यक्ति फीस का मतलब है विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस। मतलब प्राइवेट स्कूल है तो फीस ले सकता है भैया। आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस देते होंगे। और आप कह दें कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कानून है, फीस क्यों ले रहे हो, ले सकते हैं। फीस से भिन्न किसी तरह का डोनेशन, या फिर डोनेशन कहेंगे और क्या कहेंगे इसको, इसको इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटेशन फीस। यहाँ लिखा है ना प्रति व्यक्ति फीस। और इसमें इट मीन्स एनी काइंड ऑफ डोनेशन और कंट्रीब्यूशन और पेमेंट अदर देन फी। मतलब फीस जो है वो ले लो, लेकिन तुम कहो कि डेवलपमेंट चार्ज दो, तुम कहो कि डोनेशन दो, हमारे डेविड स्कूल में एडमिशन लेना है 40,000 लगेंगे, ये सब नहीं है, चलेगा। ठीक है, समझ आ रही है। फिर अगर हम इन्होंने बताया कि हम जहां बालक लिखेंगे ना, वहां समझ लेना हम उस बालक की बात कह रहे हैं जो 14 साल का है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्या थर्ड जेंडर की बात हुई है? बोलो। तो ध्यान रखना आगे। अलाभित समूह का बालक। अलाभित समूह का मतलब है कौन सा समूह? डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं क्या कुछ? क्या है बताओ। ओबीसी। अच्छा, इसमें आगे लिखा है वर्ग या, ये तो तुमने जो बोली वो है। फिर आगे लिखा है सोशली, कल्चर वाले, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या एनी ऐसी अन्य बात के कारण जो सरकार की अधिसूचना द्वारा बाद में भी विनिर्दिष्ट किए जाएं, अलाभित समूह में आएंगे। ये क्या मतलब है इसका? हाँ, गुड गुड है। हाँ यार रोहित सर, अगर तुमने ऐसी तैयारी करा दी ना तो बिल्कुल क्लियर ही होगा। आगे बढ़ रहे हैं। फिर लिखा है दुर्बल वर्ग के बालक। ऐसे माता माता पिता या संरक्षक का बच्चा जिसकी वार्षिक आय माता पिता की सरकार जो अधिसूचना करेगी उससे कम है जारी। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की सीमा कितनी है? 8 लाख। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। निशक्त बालक, ये मुझे समझाओ, ये आपके क्षेत्र का क्वेश्चन है तो निशक्त निशक्त बालक। में लिखा है, आप ना जूम कर लेना स्क्रीन चाहे अपनी। निशक्त बालक ऐसे बालक जो समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। 1995 96 की धारा 2 में निशक्त बालक कोई बालक, ऐसा बालक जो राष्ट्रीय स्वयं प्रणीयता, मस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तुम्हारे क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान तो देख लेंगे ये क्या है, बता देना मुझे। आगे लिखा है प्रारंभिक शिक्षा। वो कह रहे हैं जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो बेटा इस कानून में समझना 1ली से 8वीं कक्षा। आगे लिखा है किसी बालक के संबंध में संरक्षक को इंग्लिश में गार्जियन जो होंगे, तो वो गार्जियन कौन होगा? जो बच्चे से, यानी ऐसा पर्सन जो कि केयर कर रहा हो, या जिसकी कस्टडी में हो बच्चा, है ना। चाहे वो नेचुरल गार्जियन हो या फिर अपॉइंटेड हो या डिक्लेयर बाय कोर्ट हो, ये बताओ जरा। हाँ। 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 हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, ठीक है।
हाँ। हम्म। 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 हाँ। हम्म। अच्छा। अच्छा अच्छा, गुड। ठीक है। आगे स्थानीय प्राधिकारी में एमसीडी आएगी, एनडीएमसी आएगी, जिला परिषद, नगर पंचायत, जो भी कुछ नाम हो, वो स्थानीय प्राधिकारी है। और ये एक है एनसीपीसीआर, इस पे क्वेश्चन आया था। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड। हाँ। ठीक है। तो ये कोई कानून बना है 2005 में, अधिनियम। इससे ना 3 सवाल आए थे प्रिंसिपल में। इस टॉपिक को नोट कर लो, अलग से तैयार करना है। अच्छा, क्या है ये? ठीक है। अधिसूचना जो वो गजट में करेंगे। अब माता पिता में कौन आएंगे, तो उन्होंने बताया एडॉप्टेड आ सकता है, उन्होंने बताया नेचुरल आ सकते हैं माता पिता जो होंगे, है ना? और कौन आएगा? हाँ। सौतेले पेरेंट्स कैसे होते हैं? माता पिता, चाचा था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो वो सौतेले हो गए। वो सौतेले हो गए। और गोद वाले जो हिसाब है, गोद ले लिया, वो दत्तक है। हाँ। 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 भाई यार। हाँ। अरे यार, यही लैंग्वेज तो आएगी, यही लैंग्वेज तो आएगी वहां पे, यूपीएससी में। तुम ही बना रहे हो क्या? आगे लिखा है विहित। विहित मतलब इस अधिनियम के जो नियम है, जो विहित मतलब, विहित का मतलब क्या है? अधिनियम बनाए गए नियमों द्वारा विहित। ठीक है। हाँ। अनुसूची एक है इसमें, उसके बारे में इन्होंने बताया है। फिर आगे लिखा है विद्यालय का मतलब होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक ये विद्यालय का मतलब है मान्यता प्राप्त विद्यालय, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है। एक तो जो सरकारी है बिल्कुल, एक है जो अनुदान प्राप्त करते हैं, एक है विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय, ये मुझे समझ नहीं आया। और समुचित सरकार या प्रतिनिधि से अपने संपूर्ण व्यय का कुछ भी नहीं मिलता उसे, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। गैर मान्यता नहीं, सहायता प्राप्त विद्यालय। एक ऑप्शन डाल देगा वो गैर मान्यता प्राप्त, वो गलत होगा। यहाँ गैर सहायता प्राप्त है, सहायता प्राप्त है, सरकारी है। एक थर्ड ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय, ये समझ नहीं आ। इंग्लिश का वर्जन तो यार इसका मुझे, आ स्कूल बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी, ये लिखा है। आ स्कूल बिलोंगिंग टू द टू स्पेसिफाइड कैटेगरी। अब ये पता नहीं। अनएडेड स्कूल तो समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ। अरे वाह रोहित सर। कौन कौन से? एक मिनट, एक मिनट। नवोदय। अरे यार रोहित सर, तुम तो कोचिंग शुरू कर सकते हो, केंद्रीय और
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सैनिक स्कूल, सैनिक, सैनिक भी आ जाएंगे ना। चलिए तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। तो ये क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सर। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण का मतलब होता है क्या? इंटरव्यू। अनुवीक्ष हाँ, अनुवीक्षण का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। अनुवीक्षण का मतलब कि एडमिशन लेते समय कुछ लेते हैं क्या, एग्जाम एग्जाम? हाँ, इसमें इंग्लिश दे रखी है इसकी, स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ठीक है। ठीक, गुड। तो यानी आप जो पेरेंट्स हैं, उनका कोई एडमिशन के वक्त बच्चे के, आप कोई रैंडम मेथड अपनाएंगे। रैंडम मेथड क्या है? मतलब रैंडम मेथड के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं। हाँ, और ये नहीं कि उन स्लिप मांगो, सैलरी स्लिप। हाँ हाँ। अरे हाँ, अरे वाह, यार तुम्हें नॉलेज तो है सर। तुमने, मुझे लग रहा है, इसी में जिंदगी बिता दी। मुझे लग रहा है तुम स्कूल गए ही नहीं। आगे देखो, आगे लिखा है किसी विद्यालय के संबंध में पर विनिर्दिष्ट प्रवर्ग। आ गया वो, कि इसका मतलब क्या है जो मैं आपसे पूछ रहा था। तो देखो इसमें स्कूल कौन से बताएं कि मैं ये जान रहा हूँ। उससे पहले मैंने कहा मुझे लगता है तुम स्कूटी उठा के ना इन्हीं कानूनों को पढ़ा है तुमने, बाकी तुम स्कूल गए नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने ना ये कानूनी बैठ बैठ के पढ़ा है मुझे लग रहा है। केवी दे रखा है सर, नवोदय दे रखा है, सैनिक भी दे रखा है, इसे क्लियर कर लेना। अब यही क्वेश्चन यूपीएससी बना देगा कि किसी विद्यालय के संबंध में जो विनिर्दिष्ट प्रवर्ग है उसमें कौन से स्कूल नहीं आते। तो रूप से ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा विद्यालय जिसमें सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा कर दिया जाए। तो केवी, नवोदय और सैनिक, ये ध्यान रखना। और राज्य जैसे केंद्रीय वो है ना, ऐसी राज्य का भी है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005-6, ये सब बताया है। राज्य बाल अधिकार, हाँ ये राज्य। हाँ ये क्या हो गया, ये SC एस PCR ऐसे कुछ होगा ये, है ना? तो इसमें कोई धारा 3 है? अच्छा अच्छा। तो हाँ, आए थे वो लेटर बना के। हाँ हाँ, पहला चैप्टर खत्म हो चुका है सर। क्लियर हो गया। 7 है सर, कल तक तो हम खत्म कर लेंगे। 38, 38। 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे इस टॉपिक से। चलिए, बहुत क्लियरिटी आ गई मुझे। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, जिसमें धारा 2 के खंड ये सब बताया गया है। बालक भी सम्मिलित है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पास के स्कूल में फ्री पढ़ाई होगी। ये तो याद हो गया हमें। आगे लिखा है कोई बालक किसी तरह की फीस या उससे दायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए निवारित करे। मतलब कोई बालक किसी प्रकार की फीस, मतलब उसका वो नहीं ले सकते। आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं ना, तो नहीं ले सकते। नो चाइल्ड शैल बी liable to pay any kind to fees, charge, expense which may prevent him her pursuing the completing the elementary education। मतलब शिक्षा पूरी करने, क्या है इसका मतलब, क्या है बताओ?
इसका कोई भी बालक किसी तरह, हाँ इंग्लिश में ना मेरे में बहुत हल्की हल्की लिखी हुई दिख रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है नो चाइल्ड शैल बी लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्ज और एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी खर्चा है ना, विच में प्रिवेंट हिम हर फ्रॉम, लिखा है परसिंग एंड कंप्लीटिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन। हाँ हाँ हाँ। हम्म, अच्छा ठीक है। हाँ, और मुझे यहाँ ये समझ में आ रहा है कि कोई भी जो फीस है ना, या कोई, ठीक है 6 से 14। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ 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 हाँ। गुड गुड। अच्छा अच्छा, तुम यार जज भी बन सकते हो, आगे देखो। ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, उनके बारे में क्या है? वो कह रहा है कि जहां 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई बालक किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, या एडमिशन लिया किंतु उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, छोड़ दी थी उसने पहली के बाद, अब उसे उसकी एज के अकॉर्डिंग समुचित क्लास में एडमिशन मिलेगा। ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा होता है, एफिडेविट ले आओ और एज दिखाओ कितनी है, क्लास में छठी आठवीं जिसमें लेना है। ठीक है। आगे लिखा है, परंतु जहां किसी बालक को उसकी एज के अकॉर्डिंग हम क्लास में एडमिशन दे रहे हैं, वहां उसे अन्य बालकों के समान लाने के लिए हम उसको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा अलग से, उस गैप को खत्म करना पड़ेगा। ये उसका अधिकार है। हाँ। आगे लिखा है, परंतु यह और की, इसका मतलब है ये फर्दर हम इसमें और ऐड कर रहे हैं कि इस प्रकार का प्रवेश प्राप्त कोई बालक अगर 14 वर्ष की आयु के बाद का हो जाता है, मान लो 8वीं में वो 15 का हो गया, तो भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। क्या ये सही है? सही है ना? कह रहा है कि अगर 14 साल कंप्लीट भी हो गई ना, और वो 8वीं या 7वीं में, तब भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती रहेगी। सही है ये बात? हाँ, लेकिन यहाँ ये भी अदरवाइज ये लिखा हुआ है, एडमिशन चल रहा है, एज मान लो रुक गया या पेपर नहीं दे पाया, तो आप उसको, मतलब 14 साल का कंप्लीट हो गया तब भी आप उसको फ्री में देंगे, तब तक वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेगा। हाँ, 14 साल है लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है, आप भगाओगे नहीं कि भाई अब तेरे 14 साल हो गए, अगले महीने से तुझे फीस देनी पड़ेगी, कानून तो 14 तक ही था। ठीक है। हाँ ठीक है। अन्य विद्यालय में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, तो उसको अधिकार है वहां जाने का। और आगे लिखा है, अगर जहां किसी बालक को राज्य के भीतर है या बाहर भी जा रहा है, तो जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां स्थानांतरण करा लेगा। ऐसे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का जो हेड होगा, जो इंचार्ज होगा, वो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी टीसी देगा। लेकिन अगर मान लो टीसी में अब विलंब हो रहा है, तो स्कूल मना नहीं कर सकता तेरा एडमिशन नहीं होगा, पहले टीसी ला।
टीसी बाद में भी दे सकता है, और दूसरी बात, जहां से ले रहा है टीसी वहां का एचओएस या इंचार्ज जिम्मेदार होगा अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ टीसी की वजह से। ये चैप्टर 2 में बातें थी, हमने पढ़ ली हैं कंप्लीट। अब चैप्टर 3, सरकार क्या करेगी, स्थानीय अधिकारी क्या करेंगे, पैसा कौन कितना देगा, और ये सब है इसमें। दूसरा चैप्टर में बच्चे को क्या मिलेगा ये सब है, बच्चे की क्या राइट है वो बताया गया है दूसरे चैप्टर में। तीसरे में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की और लोकल बॉडीज की क्या होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि भैया ये वाला काम कौन करेगा, स्थानीय करेगी, सरकार करेगी, या वो माता पिता जो भी है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार, स्थानीय अधिकारी और 3 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास सीमाएं जो विहित की जाए, विद्यालय स्थापित नहीं है वहां विद्यालय स्थापित करना होगा। मतलब कितने साल में, 3 साल में। ये कानून में कहा गया था। अब फाइनेंशियल बंटवारा कैसे किया गया है, केंद्र सरकार राज्य सरकार इस अधिनियम के लिए बराबर रिस्पॉन्सिबल होंगी। मतलब केंद्र और राज्य दोनों पैसा इस कानून के लिए देंगे अगर इसको लागू कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय का प्रकलन तैयार करेगी, ऐसा कुछ बोला गया है, एस्टिमेट वगैरह, है ना। हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएंगी जो समय समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे। मतलब सरकार जितना मांगेगी राज्य सरकार तो केंद्र देगी उसे। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के अनुच्छेद 280 के तहत एक वो बनता है वित्त आयोग, उसकी सिफारिश पे ये चेंज भी हो जाएगा। और 5 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशि अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी। केंद्र सरकार मानक विकसित करेगी, अनुसंधान कराएगी, योजना बनाएगी, क्षमता निर्माण करेगी, और राज्य सरकारों को भी तकनीक और संसाधन प्रोवाइड कराएगी। ये तो हो गए केंद्र सरकार के। अब समुचित सरकार का मतलब, हाँ हाँ हाँ, प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा देना। आगे लिखा है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा और पूरा कराना। आगे लिखा है विद्यालय भवन, कर्मचारी वृंद, शिक्षा में उपस्कर और प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रवेश उपस्थिति पूरा करना सुनिश्चित करना, मॉनिटर करना, पाठ्यक्रम समय पे पढ़ाना, पाठ्याचार बनाना, शिक्षकों की ट्रेनिंग। ये उसके हैं समुचित सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटियां होंगी। स्थानीय प्राधिकारी के होंगे, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और विद्यालय भवन, फिर वही प्रशिक्षण टीचरों का, फिर मॉनिटर करना। शैक्षणिक कैलेंडर ये क्या होता है, ये आएगा पेपर में। ये डीडी वगैरह बनाते हैं क्या यार, ये वाला पॉइंट है। शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा। चा छा जा झा यहाँ टा ठा डा डा, टा ठा डा। ये जो जो 10 पॉइंट है इससे ऊपर वाली लाइन। चलो कोई नहीं, आप, हाँ उसे जूम करो, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा, आप देखो माता पिता के कर्तव्य देखो। माता पिता की, हाँ विनिश्चय करेगा। ये क्या है, स्थानीय अधिकारी, प्राधिकारी। हाँ ये ड्यूटीज बना दी गई हैं अलग अलग लेवल पे कौन क्या करेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ये किसका काम है। चलिए, माता पिता की ड्यूटी बता दी, और समुचित सरकार द्वारा विद्यालय की पूर्व शिक्षा व्यवस्था भी बताई गई है
कि बच्चा अगर 6 साल से कम का है तो उसके लिए भी सरकार आंगनवाड़ी वगैरह खोलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए बाल वाटिका लेके आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 3 चैप्टर हो गए सर, 7 हैं, तो 4 कर लेंगे हम आज, है ना। लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या होगी, कि बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, और कोई भी विद्यालय उसमें प्रवेश किए गए बालकों को ऐसे अनुपात को अनुदान न्यूनतम 25% जो सीटें हैं वो फ्री देगा, ऐसा है ना। 25% सीटें जो दुर्बल वर्ग के अलाभित समूह हैं, कुल संख्या का कम से कम 25% देगा उसे स्कूल, है ना। आगे लिखा है इसमें प्रत्येक विद्यालय की जानकारी स्थानीय प्राधिकारी जहां तक अभी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, प्रवेश के लिए किसी फीस डोनेशन की मांग नहीं होगी। और अगर कोई फीस लेता है, मतलब डोनेशन वगैरह, डोनेशन, तो ये कह रहे हैं कि हम 10 गुना फाइन लेंगे। हाँ, और अगर किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखा जाता है, पेपर लिया जाता है उसका, तो 25,000 रुपए, बाद में 50,000, है ना। और प्रवेश के लिए आयु का सबूत, आप एक कानून बताया वहां से देख लें कि ये अगर उस पे नहीं है तब भी आप इनकार नहीं कर सकते, प्रवेश से मना भी नहीं कर सकते, और बच्चा आएगा तो एडमिशन देना पड़ेगा। एक जगह लिखा है किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित की जाए विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब क्या कहता है, पॉइंट नंबर है 15। हाँ, के भीतर, के भीतर जो विहित की जाए विद्यालय में एडमिशन होगा। किस किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के बाद है, परंतु यह और की विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश प्राप्त कोई बालक सरकार द्वारा विहित की गई अध्ययन को पूरा करेगा, अपना अध्ययन पूरा करेगा, मतलब। हाँ, 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 ऐसे ऐसे रियल एग्जाम्पल दो। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छा, देना पड़ेगा एडमिशन। हाँ, ये जानकारी अभी बच्चों को मिली नहीं है, नहीं वो पेपर में ही आएंगे। है, नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, अगले देखो लिखा है रोकेंगे नहीं भाई। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को क्लास में रोका नहीं जा सकता, और ना तो स्कूल से नाम काट सकते। 17 धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहते हैं किसी को शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो, हाँ, इस सजा है इसमें, सीसीएस रूल। आगे लिखा है पता नहीं, तुम बताओ, ये तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। पक्का। अरे यार ये सब बताते रहो, मैं तो मार देता हूँ, कहीं वो मोबाइल लेके आते हैं वीडियो ना बना ले। हाँ, अच्छा जी।
हाँ। हाँ। अच्छा। चलिए मान्यता। हाँ। 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 अच्छा जी, पीटीआई। हाँ। हाँ। अच्छा। सही है। अच्छा अच्छा, तो ये मैं बोल दूं अगर कोई बोले? हाँ। बिल्कुल सही। हाँ। सही है। आगे लिखा है, मान्यता प्राप्त स्कूल होगा, बिना मान्यता के नहीं चलेगा, मान्यता कैंसिल भी हो जाएगी और मान्यता लेनी होगी हर स्कूल को। अब जब मान्यता कैंसिल होगी तो लिखित रूप से ऑर्डर जारी है, फिर भी स्कूल चल रहा है ना? तो 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना है। हाँ। और फिर 10 10 हजार रुपए प्रतिदिन। नोट कर लेना, 1 लाख रुपए 10 हजार प्रतिदिन। ठीक है। आगे विद्यालय के मान और मानक बताए गए हैं। विद्यालय को मान्यता मानकों के अनुसार मिलेगी। और मान्यता वापस लेने की तारीख पर कार्य जारी नहीं रखेगा कोई स्कूल। और फिर भी जुर्माना वो तो बता ही दिया। आगे लिखा है, विद्यालय एसएमसी के बारे में है। एसएमसी तो क्लियर है तुम्हें? टीचर्स की ड्यूटी पढ़ लो क्या है। एक तो टीचर, इसी में सुन लो, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, समझो। एक तो टीचर को टाइमली स्कूल आना पड़ेगा, समय का पालन करना होगा, उपस्थित होना का नियमितता होगी, ये नहीं एक दिन आया और 10 दिन नहीं आया। और टाइम का पालन होगा। दूसरा, सिलेबस कराना होगा, पूरा कराना होगा। और विनिर्दिष्ट समय में कराना होगा। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना होगा। अपेक्षित अतिरिक्त क्लासें देनी होंगी, अगर कुछ जोड़ना पड़े वो भी करना होगा। माता पिता के साथ बैठक करनी होगी। बालक की उपस्थिति के बारे में बताना होगा, है ना? और सुसंगत जानकारी जो भी लगे आपको वो करना होगा। और ऐसा और भी कोई ड्यूटी जो आपको बता दी जाए एचओएस द्वारा, करनी ही पड़ेगी। ये तो आरटी एक्ट कह रहा है। हाँ। ऐसा अन्य कर्तव्य का पालन जो विहित किया जाए, यही तो कह रहा है। आगे लिखा है, अगर नहीं है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इस पॉइंट पे भी है और पीटने वाले पे भी है। यहाँ यहाँ कार्रवाई है, ध्यान रखना। शिक्षकों की शिकायत को यदि कोई हो दूर किया जाए, जो विहित की जाए। टीचर्स की भी शिकायतें दूर हो भाई। ठीक है। सात। छात्र शिक्षक अनुपात तो तुम्हें पता ही है, 30:1 का है। और अपर प्राइमरी 35:1 है। प्राइमरी। प्राइमरी। हाँ। नहीं नहीं, अगर 200 से ज्यादा एडमिशन है ना क्लास में, तो फिर ये 40 में बदल जाता है। 40 पे 1। और एक हेड मास्टर भी चाहिए होगा फिर। और नियुक्तियों पे ये आया था यूपीएससी में, ये वाला पॉइंट। कितने परसेंट रिक्सेंक्शन पोस्ट की नहीं होनी चाहिए? 10% से ज्यादा वैकेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। टीचर को कहाँ नहीं लगा सकते? एक तो जनगणना में लगाएंगे, आपदा में लगाएंगे, और आपका चुनाव में। और ट्यूशन पे प्रतिबंध। ये चौथा चैप्टर था, 3 रह गए, इन्हें पढ़ के सो जाना, आज खत्म ये। क्लियर? तो ऐसे करोगे तो भैया 10 डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं और जल्दी तैयारी हो जाएगी। आज डेट आई, आपने शिक्षा का अधिकार कंप्लीट कर लिया। थोड़े फैक्ट फैक्ट नोट कर लो। ठीक। अरे पीडब्ल्यू एक्ट पढ़ो, और अभी मैं बता दूंगा जो जो आए थे। क्लियर?
यार पेपर में एक ना वित्तीय रूल, ये कौन सा है? ये 5 क्वेश्चन आए थे। हाँ। हाँ, ये क्या है? पक्का? एक ये स्कूल सुरक्षा नीति क्या है, इस पे क्वेश्चन आया था। एक ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 कोई कानून है। और एक और मैं बता रहा हूँ, ये सामान्य वित्तीय नियम 2017 ये क्या है? 5 क्वेश्चन आए हैं। ये व्यय व्यय से संबंधित है कुछ। हाँ, और लियोन से एक पद पे जैसे आया ना, धारणीकरण। लियन। लियन लियन जो लेते हैं ना। एक आया है यौन नहीं होता, टेक्निकल रेजिग्नेशन और वो सब। एक लैंगिक अपराध के 2012 में कोई कानून आया है। हाँ। एक 2013 में कोई कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न। वेरी गुड, अगर तुम ऐसे ही पढ़ा दोगे ना, हमारी तैयारी वाकई में ही, हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे यार। मैं हिंदी विंदी तुम्हारी करा दूंगा, क्लियर बता रहा हूँ। एनसीएफ 2005 भी आया है क्वेश्चन। कल का टॉपिक वो रहेगा हमारा। हाँ। हाँ।